we can take melting points, melting and boiling points. Melting and boiling points कैसे होंगे? हाई है ना? क्यों? क्योंकि ये दोनों डिपेंड करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर. जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा वहां पर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? हाई. और आयनिक कंपाउंड्स में ऑपोजिट आयन्स हैं तो डेफिनेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होने वाला है. तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स दोनों ही कैसे रहेंगे? हाई रहेंगे. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं अपन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. हाँ, नेग्लिजिबल होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. आयनिक कंपाउंड्स की नेग्लिजिबल होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. हाँ, जब वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं तब कंडक्ट करते हैं. बस मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करते हैं. बस. क्या कभी कोई आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी? राजकुमार, प्रिंस, क्या तुम कहां खोए हुए थे? क्या सोच रहे थे? जो मैं क्वेश्चन पूछी हूं वो सोच रहे थे? सोच लिया? जवाब दे दो. सॉलिड स्टेट में कभी कोई आयनिक कंपाउंड कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को? बैठो बैठो. देखो, वैसे तो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टर वो नहीं होगा. क्यों? क्योंकि कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको कंडक्ट करने के लिए चार्ज का मूव होना जरूरी है ना? रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज. इलेक्ट्रॉन है पर मूव नहीं कर पा रहा तो कंडक्टिविटी नहीं होगी. आयन है पर मूव नहीं कर पा रहा तो कंडक्टिविटी नहीं होगी. तो जब सॉलिड स्टेट की हम बात करते हैं तो आयनिक कंपाउंड में सॉलिड स्टेट में क्या रहेगा? बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. तो आयन्स एक दूसरे को इतना स्ट्रांगली पकड़ के रखेंगे कि वो एक दूसरे को मूव करने नहीं देंगे और कंडक्टिविटी भी नहीं होगी. लेकिन अगर आपने इसको कन्वर्ट कर दिया किस में? मोल्टन स्टेट में. मोल्टन स्टेट मतलब आपने उसको हीट करके मेल्ट कर दिया. मेल्ट करने से क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक पड़ेगा. आयन्स क्या हो जाएंगे? थोड़े दूर दूर हो जाएंगे. अब वो मूव कर पाएंगे और अब वो जो भी कंपाउंड है, जो भी सब्सटेंस है, वो कंडक्टिविटी शो करेगा. तो या तो मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट कर दो, नहीं तो उसको उसके एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दो. एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है आपने उसको पानी में डाल दिया. पानी में डालने के बाद भी आयन्स क्या हो जाते हैं? सेपरेट. सॉल्यूशन बन जाएगा. फिर आप इलेक्ट्रोड लगाकर सर्किट कंप्लीट करोगे तो करंट फ्लो करेगा. तो मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में जो भी आयनिक कंपाउंड है दैट विल बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा अगर वो प्योर स्टेट में है तो. लेकिन अगर उसमें कोई इम्प्योरिटी है, जितने भी ड्रॉपर बच्चे हैं थोड़ा सा सॉलिड स्टेट को याद करो, डिफेक्ट्स पढ़ते हैं अपन. तो अगर कोई इम्प्योरिटी आ गई उसके क्रिस्टल में, अगर कोई और फॉरेन एटम आ गया तो उसकी वजह से हो सकता है वो कंडक्टिविटी शो कर दे. बट जनरल कंडीशन की अगर अपन बात करें तो सॉलिड स्टेट में वो कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा. मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में कंडक्टिविटी शो करेगा. ये क्लियर है पॉइंट? ठीक है, लिखते जा रहे हो साथ साथ? लग तो नहीं रहा. तुम्हें हर बार याद दिलाना पड़ता है कि लिख लो. लिखते जाओ साथ साथ. या मुझे देखकर तुम मंत्र मुग्ध हो जाते हो कि भूल जाते हो? ऐसे देखते रहते हो बस, हैं? चलो, फिफ्थ प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी सोच के बताओ. आयनिक कंपाउंड किस टाइप के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, किस में नहीं होते? पोलर में होते हैं. जैसे पोलर का एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन पोलर सॉल्वेंट इज वाटर. और नॉन पोलर में होते या नहीं होते? नहीं होते. पहले तो सब अपने दिमाग में सोचो और समझो कि तुम्हें पोलर नॉन पोलर टर्म समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं. पीरियोडिक टेबल में मैं आपको पोलर नॉन पोलर पढ़ा चुकी हूं 2 बार.
तो क्या पोलर वर्ड सुनते ही दिमाग में पिक्चर चल रही है या नहीं चल रही? पोलर मतलब जिसमें दो पोल्स हों, इलेक्ट्रिक पोल्स, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। तो जिसमें भी चार्ज सेपरेशन है, चाहे पार्शियल चार्ज सेपरेशन है चाहे कंप्लीट चार्ज सेपरेशन है, उसको बोलते हैं पोलर। दो पोल्स बन गए ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, चार्जेस सेपरेट हो गए। और जिसमें चार्ज सेपरेशन नहीं होगा वो हो जाएगा नॉन पोलर। तो जो सॉल्वेंट्स होते हैं जिसमें हम चीजों को डिसॉल्व करते हैं, उनको भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर सॉल्वेंट वो जिसमें चार्ज सेपरेशन है, नॉन पोलर वो जिसमें चार्ज सेपरेशन नहीं है। अब ये चार्ज सेपरेशन किस बात पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है उनके डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। याद है वो रस्सी खींचने वाला एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेगा, वो साइड बन जाएगी नेगेटिव, दूसरी साइड बन जाएगी पॉजिटिव। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, लगभग बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं जाएगा। उस केस में मॉलिक्यूल कैसा होगा? नॉन पोलर। पढ़ा रखा है ना? यस। तो ये जो आयनिक कंपाउंड्स है, इनमें क्या है? इनमें चार्जेस सेपरेट है या नहीं है? आयनिक कंपाउंड में चार्ज सेपरेशन है या नहीं है? है ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। जैसे आपने NaCl ले लिया तो NaCl में Na प्लस होता है और Cl माइनस, इसमें चार्जेस सेपरेट है ना, कंप्लीट सेपरेशन है। तो केमिस्ट्री में एक अफोरिज्म है, केमिस्ट्री में एक कहावत है, कहते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक। सुनिए बचपन में, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब जो जैसा है वो वैसे में ही डिसॉल्व करेगा। तो अगर इसमें चार्ज सेपरेशन है, यानी इसका पोलर नेचर है, तो ये किस टाइप के सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा? जो खुद भी पोलर हो। लाइक डिसॉल्व्स लाइक। और ये नॉन पोलर में क्या रहेगा? इनसोल्यूबल। क्या ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यस। तो क्योंकि आयनिक कंपाउंड में चार्ज सेपरेशन है, ये किस में डिसॉल्व रहेंगे? दे गेट डिसॉल्व्ड और दे आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। दे आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट्स का बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाता है? वाटर। मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ, वाटर में क्या है? ये वाली कंडीशन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो उस वजह से ऑक्सीजन कैसा हो जाता है? नेगेटिव, और हाइड्रोजन कैसा हो जाता है? पॉजिटिव। ये बन गया पोलर। अब इस पूरी चीज को तुम इमेजिन कर लो, तुमने NaCl को उठाकर किस में डाल दिया? पानी में, है ना? चारों तरफ पानी है, तो बेचारा क्या हो जाएगा? पानी पानी। ये है, इसके आसपास कौन आएगा? ऑक्सीजन वाला एंड। इसके आसपास कौन आएगा? हाइड्रोजन वाला। पहले भी समझा चुकी हूं, है ना? तो इसको कौन सराउंड कर रहा है? ऑक्सीजन की तरफ से वाटर, मतलब वाटर की तरफ से ऑक्सीजन, है ना? वाटर अपनी ऑक्सीजन साइड से आ रहा है, और Cl माइनस के पास कौन आ रहा है? हाइड्रोजन वाली साइड। इट इज इंटरैक्टिंग विद वाटर। ये वाटर से पूरा क्या कर रहा है? इंटरैक्ट कर रहा है। अब जो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उससे ज्यादा ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। मैंने और हिमानी ने हाथ पकड़ रखा है, हम दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब मुझे बहुत सारे लोग पीछे से खींच रहे हैं, उसको बहुत सारे लोग पीछे से खींच रहे हैं, यही तो सिचुएशन है। तो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक पॉइंट पर आकर टूट जाएगा, क्योंकि ये वाला जो सराउंडिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये उसको क्या कर लेगा? ओवर पावर कर लेगा, ओवरकम कर लेगा। जैसे ये होगा, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हुआ और ये दोनों क्या हो जाएंगे? अलग अलग। जैसे अलग अलग हुए, वो कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। क्या ये पॉइंट आ रहा है समझ में? ठीक है। ये कैपेसिटी, ये टेंडेंसी किसी भी सॉल्वेंट की टू सेपरेट द चार्जेस, the capacity of a solvent, the tendency of a solvent to separate the charges is called, किसी भी सॉल्वेंट की ये कैपेसिटी, भाई कोई ये चीज बहुत अच्छे से कर सकता है चार्जेस को सेपरेट करने की, और कोई ये थोड़ा कम करेगा, कोई ये और कम करेगा, कोई हो सकता है बिल्कुल कर ही ना पाए। सबका सॉल्वेंट का नेचर अलग अलग है ना। तो किसी भी सॉल्वेंट की ये कैपेसिटी कि वो चार्जेस को अलग कर पाए, चीजों को अपने आप में डिसॉल्व कर पाए, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? हाइड्रेशन। तो ये प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रेशन। वाटर से इंटरैक्ट करना इज हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर इज हाइड्रेशन, है ना। हम बोलते हैं हम डिहाइड्रेट फील कर रहे हैं कि पानी की कमी है, तो सामने वाला बोलता है पानी पी लो हाइड्रेट हो जाओगे, हाइड्रेशन।
टेकिंग इन वाटर, कॉन्टैक्ट विद वाटर, इंटरेक्शन विद वाटर, वो तो प्रोसेस हो गया। किसी भी सॉल्वेंट की कैपेसिटी कि वो चार्जेस को सेपरेट कर सके, ये होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये टर्म नहीं सुना क्या तुमने कभी? सुना है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, द टेंडेंसी ऑफ अ सॉल्वेंट टू सेपरेट द चार्जेस। जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा वो चार्जेस को उतना इजीली सेपरेट कर पाएगा और उसमें चीजें ज्यादा अच्छे से डिसॉल्व हो पाएंगी। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई है, 82। इसीलिए वाटर में मैक्सिमम चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं। बोलते हैं वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, बोलते हैं ना, क्योंकि वो लगभग बहुत सारी चीजों को, मैक्सिमम चीजों को क्या कर लेता है? डिसॉल्व कर लेता है। आ रही बात सर में? यस। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिख लेना जिनको नहीं पता। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज व्हाट? इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ सॉल्वेंट टू सेपरेट चार्जेस को सेपरेट करने की जो कैपेसिटी है किसी भी सॉल्वेंट की, वो उसका क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को अपन मिला देते हैं। आयनिक कंपाउंड ऐसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा जो पोलर है और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है। आप इस प्रोसेस को समझो, इसमें दो चीजें हो रही हैं। पहला, ये दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी चार्ज है और इसमें भी चार्ज है, यानी पोलर है दोनों। क्योंकि दोनों पोलर हैं, ऑपोजिट एंड्स इनके क्या करेंगे? अट्रैक्ट होंगे, तो ये वाटर से घिर जाएगा। अगर ये पोलर नहीं होता तो इन दोनों का इंटरैक्शन नहीं होता। फिर सेकंड स्टेप में आएगा कि इनका अट्रैक्शन इतना बढ़ेगा कि ये अलग हो जाएंगे। ये वाली बात, क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? दो प्रोसेस हो रहे हैं। एक तो पहले वो घिर रहा है, पानी से इंटरैक्ट कर रहा है, और फिर पानी उसको इतना खींच रहा है क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है, वो उन दोनों आयंस को क्या कर रहा है? सेपरेट। तब वो कंपाउंड वाटर में क्या हो रहा है? डिसॉल्व। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस। तो हम क्या बोलेंगे? आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन दो सॉल्वेंट्स विच आर पोलर एंड विच हैव हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लाइक वाटर। क्या ये पॉइंट आ रहा है समझ में? अगर कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मॉडरेट है, उसमें भी आयनिक कंपाउंड क्या हो जाएगा? डिसॉल्व। जैसे मिथाइल अल्कोहल CH3OH, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगभग होता है 32 के आसपास, तो कुछ आयनिक कंपाउंड्स उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास ईथर है, आपके पास बेंजीन है, आपके पास CCl4 है, जो कंप्लीटली नॉन पोलर है, तो इनमें आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व नहीं होगा। तो ऐसा कोई सॉल्वेंट जिसमें पोलैरिटी हो और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई हो, उसमें आयनिक कंपाउंड क्या हो जाएगा? डिसॉल्व। ये पॉइंट आ गया समझ में? इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है इंटरैक्शन विद वाटर, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। इंटरैक्शन ऑफ अ कंपाउंड विद वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन। अब सोच के बताओ, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कि रिलीज? इस हाइड्रेशन के प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या रिलीज? रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा है अट्रैक्शन से। मैं आपको बेसिक कंसेप्ट समझा चुकी हूं। जहां पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा वहां एनर्जी रिलीज होगी, जहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा वहां एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब सोच के बताओ कि यहां पर अट्रैक्शन चल रहा है या रिपल्शन? दूर दूर भाग रही हैं चीजें या पास आ रही हैं? फिर एनर्जी विल बी रिलीज्ड। There is a force of attraction between water and that ionic compound, isn't it? ये अट्रैक्शन नहीं दिख रहा? O माइनस 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 Na प्लस, H प्लस 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 Cl माइनस, अट्रैक्शन हो रहा है ना? और इस वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, तभी तो वो कंपाउंड डिसॉल्व कर रहा है, वरना वो टूटता ही नहीं। यस, तो इसमें एनर्जी विल बी रिलीज्ड, और हर एनर्जी का नाम है। इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एनर्जी। तो प्रोसेस हो गया हाइड्रेशन, और इसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है वो हो जाएगी उस कंपाउंड की हाइड्रेशन
एंथैल्पी, किसी की कम होगी किसी की ज्यादा। अब वो कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी है वो इस हाइड्रेशन एंथैल्पी पर डिपेंड करेगी, वो लैटिस एंथैल्पी पर भी डिपेंड करेगी और वो हाइड्रेशन एंथैल्पी पर भी डिपेंड करेगी। ठीक है, तो लिख लेना, दिस प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन ऑफ वाटर एंड आयनिक कंपाउंड इज नोन एज हाइड्रेशन एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी। The amount of energy released during hydration is called hydration enthalpy. मेरी क्लास के बाद किसकी क्लास है आपके बैच में? रोज ही होती है? अच्छा, मेरी क्लास के बाद हमेशा फिजिक्स होती है। तो फिजिक्स सुबह भी होता है और फिर रिपीट होती है। इसमें कोई डाउट किसी भी पॉइंट में? कोई डाउट है? हाइड्रेशन एंथैल्पी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड during hydration of a compound. Amount of energy released during hydration of a compound. सिर ऊपर करके लिखो, सबकी आंखें खराब हो जाएंगी। मस्त हो रही हो तो। हाँ, आईसाइट वीक हो जाएगी, थोड़ा सा सिर ऊपर करके रखा करो। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, किस टाइप के रिएक्शन शो करेंगे आयनिक कंपाउंड्स? किस टाइप के रिएक्शंस शो करेंगे आयनिक कंपाउंड्स? ऑब्वियसली आयनिक रिएक्शंस। एक वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें एटम्स मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, एक वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें आयंस पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऑफ कोर्स आयनिक कंपाउंड के रिएक्शंस कौन से होंगे? आयोनिक रिएक्शंस, जिसमें आयंस पार्टिसिपेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने क्या किया, आपने NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया और उसमें मिक्स कर दिया AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन। ये रिएक्शन पढ़ी है क्या कभी? दो टेस्ट ट्यूब्स में आपने दोनों के एक्वस सॉल्यूशन बना लिए और फिर उनको क्या कर दिया? मिक्स। ठीक है, तो जैसे ही इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे इसमें ये वाला प्रोसेस चलेगा और ये ब्रेक हो चुका होगा किसमें? Na+ और Cl- में। ये भी ब्रेक हो चुका होगा Ag+ और NO3- में। अब रिएक्शन किसके बीच में हो रहा है? आयंस के बीच में हो रहा है ना, एटम्स और मॉलिक्यूल्स तो है नहीं। तो ये रिएक्शन कौन से टाइप का रिएक्शन हो जाएगा? आयनिक रिएक्शन। एंड आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शंस। आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शंस। मिलते ही जैसे ही आप इन दोनों को मिक्स करोगे AgCl का व्हाइट PPT बन जाएगा। जैसे ही मिक्स करोगे तुरंत, बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। जबकि अगर एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं रिएक्शन में, यानी वो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है या कोवेलेंट रिएक्शन होता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि पहले तो उनके बॉन्ड ब्रेक होते हैं, फिर नए बॉन्ड बनते हैं। इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं। बॉन्ड ब्रेकिंग तो पहले ही एक्वस सॉल्यूशन में ही हो गई, अपने अपने एक्वस सॉल्यूशन में उनके बॉन्ड ब्रेक हो चुके। अब सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन है, मिक्स करते ही वो अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट होते ही कंपाउंड बना देंगे। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स शो आयनिक रिएक्शंस। आयनिक कंपाउंड्स शो आयनिक रिएक्शंस विच आर वेरी फास्ट, जिनकी स्पीड बहुत तेज होती है, जो बहुत फास्ट रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, कभी आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म ऐसा टर्म पढ़ा है? याद है कुछ? आइसोमेरिज्म क्या होता है या आइसोमर्स क्या होते हैं? बिल्कुल याद नहीं। सुना तो है टर्म, सुना सुना है, बट याद नहीं आ रहा। आप लोग रिकॉल क्यों नहीं कर पाते हो जो पढ़ते हो? बहुत टाइम तो नहीं हुआ ना पढ़े हुए?
बहुत टाइम तो नहीं हुआ है ना पढ़े हुए, फिर रिकॉल क्यों नहीं कर पाते? ये सबके साथ है दिक्कत, है ना? रिकॉल नहीं कर पाते हो। क्यों रिकॉल नहीं कर पाते हो? पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पर फिर भी रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो ये तो दिल दुखाने वाली बात हो गई ना, कि पढ़ा हुआ है लेकिन जिस टाइम पर वो याद आना चाहिए, जब उसकी जरूरत है, तब वो याद ही नहीं आ रहा। आइसोमर्स, बहुत सारी चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं, तुम ध्यान नहीं देते। आप सिर्फ रीड कर रहे होते हो, बट आप माइंडफुली रीड नहीं कर रहे होते। हर नाम अपने आप को एक्सप्लेन करता है। आपके नाम का भी कुछ ना कुछ मतलब होगा ना। मेरे नाम का जैसे मतलब है पूनम, पूनम का चांद मतलब है ना? आइसोमर्स, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसोडायफर्स, आइसोस्टर्स, आइसोमॉर्फ्स, आइसोमर्स, आइसो 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 का मतलब कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है। मर्स, मोनोमर, पॉलीमर, मोनोमर, डाइमर, ट्राइमर, मर 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 मर, डाइमर, डाइमर का मतलब 2 मॉलिक्यूल, 2 यूनिट्स, ट्राइमर 3 यूनिट्स, मोनोमर, पॉलीमर। तो मर का मतलब क्या हुआ? मॉलिक्यूल, यूनिट्स। आइसो मतलब सेम, मर मीन्स यूनिट्स। ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूल सेम हो, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, बट कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टी डेफिनेटली डिफरेंट होगी, इसलिए वो अलग अलग कंपाउंड्स होंगे। ऐसे रिलेट किया करो चीजों को, माइंडफुली पढ़ा करो। या तो कोई रटने की ट्रिक बना लो, या फिर अगर उसके मीनिंग है तो उन मीनिंग को ढूंढो, उससे तुम्हें हमेशा याद रहेगा। सो आइसोमर मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम, बट उनमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी वैरी करती है, इसलिए वो अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं। ठीक, अब जब हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। आयनिक कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। ये बात आपको और अच्छे समझ में आएगी जब तुम ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म पढ़ोगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ोगे, है ना, स्ट्रक्चरल पढ़ोगे, तब तुम्हें और अच्छे समझ में आएगी। अभी मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें समझाना चाह रही हूं वो ये है कि ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। और क्यों नहीं करते? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आयनिक कंपाउंड का कोई डायरेक्शन नहीं होता। आयनिक बॉन्ड का कोई डायरेक्शन नहीं होता। आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। देखो, थोड़े बेसिक्स तो तुम्हें साथ में लेकर चलने पड़ेंगे ना, वरना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा हर चीज को समझाना। आप लोग इतने ब्लैंक रहते हो कि मुझे मतलब फिर वो जीरो से हर चीज स्टार्ट करनी पड़ती। आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। क्या मतलब हुआ इस चीज का? उसका कोई भी डायरेक्शन, जैसे कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड में क्या होती है? ओवरलैपिंग। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होती है? ओवरलैपिंग। एस एस की ओवरलैपिंग, एस पी की ओवरलैपिंग, पी पी की ओवरलैपिंग, पी डी की ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग होती है ना। ओवरलैपिंग मतलब दो चीजें एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, एक दूसरे के ऊपर आ रही है। ये हमेशा डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, है ना। ओवरलैपिंग विल अकर ऑन एन एक्सिस, एक कोऑर्डिनेट पर होगा कि एक्स डायरेक्शन में हो रही है, वाई डायरेक्शन में हो रही है, जेड में हो रही है, एक्स और वाई दोनों में हो रही है, कहां हो रही है? तो कोवलेंट बॉन्ड का एक डायरेक्शन होगा। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड में एक आयन है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म है ना। एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर ऐसे थोड़े ना है, तो उसकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसने क्या किया? ऑपोजिट आयंस को हर तरफ से अट्रैक्ट किया है। क्या कोई डायरेक्शन है? नहीं है। जब कोई डायरेक्शन नहीं है, अगर Cl माइनस यहां लगा हुआ है, इसको उठाकर यहां से यहां कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो आयनिक कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। क्यों? क्योंकि बॉन्ड का कोई भी डायरेक्शन नहीं है। कोवलेंट में फर्क पड़ता है क्योंकि वहां पर एक डायरेक्शन है। किसी को उठाकर यहां से यहां रख दोगे तो उसमें फर्क पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या लिखोगे? दे डू नॉट शो, आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट शो आइसोमेरिज्म।
Ionic compounds do not show isomerism. Why? Because ionic bond, important mark करके लिख लेना, ionic bond is non-directional. Ionic bond is non-directional. Ionic bond is non-directional. सच सच बताना कितने बच्चे हैं जो सोने के पहले मोबाइल फोन देखते हैं? सच बताना, बी ऑनेस्ट. मैं कोई आकर तुम्हारा मोबाइल फोन तो लेने वाली हूं नहीं. कितने बच्चे हैं जो सोने के पहले मोबाइल फोन देखते हैं? दिस इज वन ऑफ द रीजन आपकी रिकॉलिंग पावर कम है. एक टेक्निक है, एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं 321. 321 की टेक्निक कहती है अगर आपको मेमोरी बढ़ानी है, याद करने की कैपेसिटी और रिकॉलिंग पावर दोनों बढ़ानी है, तो आप ये टेक्निक अप्लाई करो. ये टेक्निक क्या है? सोने के 3 घंटे पहले, 3 घंटे पहले कुछ भी, मतलब जो खाना पीना है वो 3 घंटे के पहले खाना है, उसके बाद नहीं खाना. 3, 2, सोने के 2 घंटे पहले, सोने के 2 घंटे पहले आपको क्या करना है? कोई भी रिलैक्सिंग मेडिटेशन, कुछ भी, आंखें बंद करके बैठ जाओ, कुछ पॉजिटिव थॉट लाना है. और सोने के 1 घंटे पहले आपको अपने जो भी गैजेट्स हैं वो सब दूर रख देने, चाहे लैपटॉप हो, चाहे फोन हो, चाहे टीवी हो. उसके बाद, उसके 1 घंटे बाद आप सो. दिस विल वर्क मैजिकल. 1 घंटे पहले सारे गैजेट्स दूर कर दिया करो. तुम लोग क्या करते हो? 1 मिनट पहले दूर करते हो. फोन देखकर, हाँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये वो, यूट्यूब, रील्स, है ना. और फिर अच्छा अब आएगी मुझे नींद. अच्छी नींद तो अच्छी आ जाएगी, बट वो दिमाग में उथल पुथल चली गई, तो मेमोरी और रिकॉलिंग दोनों डाउन जाएगी आपकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. हाँ, क्या? एक बार फिर बता दूं, सोने के 3 घंटे पहले तक जो खाना है वो खा लो, उसके बाद कुछ नहीं खाना. डाइजेशन के लिए, आप तो बायो के बच्चे हो, आपको समझ में आता है डाइजेशन का प्रोसेस, है ना. 2 घंटे पहले क्या करो? कुछ पॉजिटिव थॉट्स, मम्मी पापा से बात कर ली, जहां से भी आपको पॉजिटिविटी मिल सकती है, राइट. जैसे मैंने एक दिन कहा था, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुन लो, या फिर मम्मी पापा से बात कर लिया, कि इसको मेडिटेशन आता है तो थोड़ा मेडिटेशन कर लिया. और 1 घंटे पहले सारे गैजेट्स बंद कर दो, स्क्रीन ऑफ, फिर सो. ये सब मेरी मनगढ़ंत कहानियां नहीं है जो मैं तुम्हें बताती हूँ. ऑल दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन. हाँ, 1 घंटे पहले गैजेट देख सकते हो, उसको बंद करो, उसके 1 घंटे बाद सो. तो तुम्हें अगर 11 बजे सोना है तो 10 बजे फोन वोन सब बंद कर दो, टीवी, फोन, लैपटॉप, पीसी वीसी सब बंद कर दो. ठीक है. हाँ, वीडियो लेक्चर पहले देख लो ना, बाद में बुक से पढ़ लो. जरूरी थोड़ा है कि सोने के पहले हमें वीडियो लेक्चर देखना है, ये तो जरूरी नहीं है. दिन में देख लिया वीडियो लेक्चर, फिर कुछ प्रैक्टिस करनी है तो वो कर लो, बुक से कर लो, नोट से पढ़ लो. चलो, ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, राइट. अब एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं विच इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो, वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी. वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी, ये इंपॉर्टेंट है. वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी. इलेक्ट्रोवैलेंसी तो याद है, जो वैलेंसी है आयनिक कंपाउंड में वो इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी. ठीक है. वेरिएबल मतलब विच इज नॉट फिक्स्ड, जो चेंज होती है. जैसे आपने पढ़ा होगा आयरन, आयरन का कंपाउंड FeCl2 भी बनता है और FeCl3 भी बनता है, FeO भी बनता है, Fe2O3 भी बनता है. तो अगर इसमें वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी कितनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी तुम समझना चाहो, तो इसमें कितनी चल रही है? +2. इसमें कितनी चल रही है? +3. अनदर कॉमन एग्जाम्पल कॉपर, है ना. कॉपर क्या शो करता है? +1 की वैलेंसी भी शो करता है और +2 की वैलेंसी भी शो करता है. इन दोनों में ज्यादा स्टेबल ये है, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल ये है.
और शायद कभी सुना हो जैसे टिन है, टिन +2 भी शो करता है, +4 भी शो करता है। लेड है, लेड +2 भी शो करता है और +4 भी शो करता है। थैलियम है, थैलियम +1 भी शो करता है, +3 भी शो करता है ना। बिस्मिथ है, बिस्मिथ +3 भी शो करता है और +5 भी शो करता है। तो बहुत सारे, स्पेशली डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं, स्पेशली डी के, पी के, ठीक है, ये सारे क्या करते हैं, दे शो वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है इनकी। ठीक, क्या क्या रीजन है? अगर आयरन का डिस्कशन करें, क्या रीजन है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत बढ़िया। Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? Fe का 3d6 4s2, 26 एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन क्या चलेगा? 3d6 4s2। वैलेंसी क्या होती है? बचपन में पढ़ा होगा ना एक सिंपल सा वैलेंसी का, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बेसिस पर आप वैलेंसी निकालते हो। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। अगर आउटर मोस्ट शेल में, अपन ने पीरियोडिक में भी पढ़ा है, अगर आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वही उसकी वैलेंसी होती है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने? 2, तो इसकी वैलेंसी भी 2 आ रही है, जस्टिफाइड। पर 2 के साथ साथ ये क्या शो कर रहा है? 3 भी शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d5 और ये हो जाएगा हाफ फिल्ड एंड हेंस मोर स्टेबल। तो बाय फॉर्मूला, बाय डिफॉल्ट +2 तो शो करेगा ही करेगा, पर उसके साथ साथ क्या शो करता है? +3, और +3 में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या चलता है? 3d5 विच इज मोर स्टेबल। इसीलिए +3 वाले इसके कंपाउंड्स क्या है? ज्यादा स्टेबल। कॉपर का बताओ, कॉपर एटम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d10 4s1, ये है ना कॉपर का। तो आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी 1 आ सकती है, जस्टिफाइड। ये क्यों? जबकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद तो ये फुल फिल्ड है। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, +1 की वैलेंसी शो करेगा, तो ये तो फुल फिल्ड है, और फुल फिल्ड तो स्टेबल है। तो क्यों ये एक और इलेक्ट्रॉन लूज करके +2 बनाता है और +2 +1 से ज्यादा स्टेबल है? +2 +1 से ज्यादा स्टेबल है, जबकि इसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d10, इसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो ये स्टेबल होना चाहिए, इसको तो बनना ही नहीं चाहिए, पर ये ज्यादा स्टेबल है। व्हाई? क्या क्या रीजन है इसका? हाँ, बहुत बढ़िया। इसकी, ये सब कहाँ बन रहे हैं? एक्वस सॉल्यूशन में बन रहे हैं ना। आयन कहाँ बनेगा? एक्वस सॉल्यूशन में बनेगा ना। एक्वस सॉल्यूशन में क्या काम कर रहा है? हाइड्रेशन। क्या एनर्जी काम कर रही है? हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब समझो इसको, इसका साइज हो गया छोटा, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा आयन का साइज उतना छोटा होगा, तो इसका साइज क्या हो गया? छोटा। इसका चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज हो गया ज्यादा, +1 +2, तो चार्ज बढ़ा और साइज छोटा हो गया, तो ओवरऑल चार्ज डेंसिटी बढ़ गई। जैसे ही चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी, ये वाटर से इंटरैक्ट ज्यादा करेगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है सिस्टम में स्टेबिलिटी उतनी आती है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ऑल्दो कॉन्फ़िगरेशन वाइज ये कम स्टेबल है, बट इसकी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी है, और इसीलिए +2 की स्टेट +1 से क्या होगी? ज्यादा स्टेबल। क्लियर? इन सब का बताओ, ये सब एक तरीके के हैं, इन सब का रीजन सेम है। देखो इनमें कितने का डिफरेंस है? इनमें देखो 3, कौन बोला 3? इनमें, इन सब में ऑक्सीडेशन स्टेट 2-2 से डिफर कर रही है, राइट? यहां पर जो रीजन लगता है दैट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहां पर जो रीजन लगेगा वो क्या लगेगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इंपॉर्टेंट। ठीक, अब टिन कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? टिन कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? कार्बन। कार्बन के नीचे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऐसे आता है, कार्बन, सिलिकॉन,
जर्मेनियम, टिन, लेड, फ्लेवोरियम, है ना। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड ये सेम फैमिली में आ रहे हैं। ये कहाँ आ रहा है? बोरॉन फैमिली, है ना। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये थैलियम है। ये कहाँ आ रहा है? नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटिमनी, बिस्मथ। आप एक चीज इन सब में कॉमन देखो, दीज आर लोअर एलिमेंट्स। ये ऊपर वाले एलिमेंट्स नहीं है, ये नीचे वाले एलिमेंट्स हैं। नीचे वाले एलिमेंट्स है मतलब दे आर हैवी, नीचे मास ज्यादा है ना, हैवी एलिमेंट्स हैं। और कौन से ग्रुप के हैं? ग्रुप 13, 14, 15। पी ब्लॉक में आ गए ना अपन। ग्रुप 13, 14, 15 और नीचे 6th पीरियड के, 7th पीरियड के। ठीक, अब टेबल को जरा एक बार याद करो। ग्रुप 13, 14, 15, 6th पीरियड, 7th पीरियड। इनके पहले कौन आ रहे हैं? डी एंड एफ, है ना। इनके पहले जब ये फिल होगा, इंडियम थैलियम फिल होंगे, तो लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स फिल हो चुके होंगे, उसके बाद ये फिल होगा। सेम फॉर दिस, सेम फॉर दिस। तो इनके पहले डी और एफ फिल हो चुका है, यानी ट्रांजिशन सीरीज फिल हो चुकी है, लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स फिल हो चुके हैं। और जब भी इनऑर्गेनिक में लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स की बात होगी, एक कॉमन रीजन चलेगा, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, है ना। सारे रीजंस इसी के आसपास घूमते हैं। तो डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स की स्क्रीनिंग कैसी है? पुअर। डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट कैसा है? पुअर। तो इसके पहले जो डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड नहीं कर पा रहे, तो इन पर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ चुका होगा। जेड इफेक्टिव याद करो, इनके लिए जेड इफेक्टिव क्या होगा? ज्यादा। अब देखो कार्बन फैमिली का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बताओ। कार्बन फैमिली का कॉन्फ़िगरेशन है आउटरमोस्ट NS2 NP2, है ना। इसके पहले बोरॉन फैमिली क्या क्या है? NS2 NP1। नाइट्रोजन फैमिली का क्या है? NS2 NP3। ठीक, वेयर N इज द वैलेंस शेल। अब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3, इसलिए वैलेंसी 3 भी आ रही है। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4, तो वैलेंसी 4 भी आ रही है। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5, तो वैलेंसी 5 भी आ रही है। ये तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन वाइज जो आनी चाहिए वो है। बट क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ गया, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, तो इतना बढ़ चुका होगा कि ये जो एस वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हो जाएंगे इनर्ट, क्योंकि ये न्यूक्लियस से क्या हो रहे हैं? बहुत ज्यादा अट्रैक्ट। एंड दिस इज ऑलवेज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बिकमिंग इनर्ट। तो नाम क्या आ गया? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट होने का मतलब है ये अब बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। जब ये नहीं कर पाएगा तो वैलेंसी इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3, यानी जो भी इनकी वैलेंसी है वो 2 यूनिट से क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि ये NS2 वाले इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। क्या ये इफेक्ट समझ में आया सबको? श्योर? एक बार रिपीट करूं, कहां होगा ये? ग्रुप 13, 14। अब लिख लो छोटे छोटे पॉइंट्स। इनर्ट पेयर इफेक्ट कहां पर शो होगा? 15 में थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन 13, 14 में तो बहुत अच्छे से शो होता है। तो ग्रुप 13, 14, 15 पर अप्लाई होगा, और 13, 14, 15 में हेवियर एलिमेंट्स पर अप्लाई होगा। सो इनर्ट पेयर इफेक्ट इज एप्लीकेबल टू हेवियर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14, 15। Inert pair effect is applicable to heavier elements of group 13, 14, 15. ठीक है? और क्या हो रहा है? ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट of D and F electrons, due to poor shielding effect of D and F electrons, Z
Z effective on these elements increases due to poor shielding effect of D and F electrons. Z effective on these elements increases due to which the ns pair of electron, due to which the ns pair of electrons, the ns pair of electrons become inert. Hence their electrovalency decreases by 2 units. Hence their electrovalency decreases by 2 units. क्या ये समझ में आ गया? तो बोरान फैमिली +1 +3 ये शो करेगी, कार्बन फैमिली +2 +4 और नाइट्रोजन फैमिली +3 +5. कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी? सपोज तुम्हें डिसाइड करने को बोल दिया जाए, लोअर ज्यादा स्टेबल है या हायर ज्यादा स्टेबल है? लोअर ज्यादा स्टेबल है. यानी अगर टिन का कंपाउंड बना हुआ है लेट्स से SnCl2 और SnCl4, कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ये. तो इनमें लोअर वैलेंसी क्या होगी? ज्यादा स्टेबल होगी. क्लियर है सबको? सीपीपी मिली है? आज नहीं मिली? अच्छा, पर आज उसमें क्या होगा? लुईस स्ट्रक्चर्स होंगे शायद. ठीक है. तो यहां पर क्या कंप्लीट हो गया अपना? आयनिक बॉन्ड. ठीक है. कैसे बना आयनिक बॉन्ड? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. दूसरा तरीका क्या था बॉन्ड बनने का? 3 तरीके थे ना. एक तरीका था कंप्लीट ट्रांसफर कर दो, दूसरा तरीका था इक्वल शेयरिंग, तीसरा तरीका था अनइक्वल शेयरिंग. तो पहला तरीका हमने कंप्लीट कर लिया, बॉन्ड बन गया, कंपाउंड बन गया, प्रॉपर्टी स्टडी कर ली. अब दूसरा तरीका क्या आता है? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से ही आएंगे. कोवेलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट, को मीन्स टुगेदर, कोऑर्डिनेट करना, कोऑपरेट करना. वैसे ही कोवैलेंट, वैलेंट वैलेंसी, बॉन्ड फॉर्मेशन, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं ये बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा है? कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब ये कब बनेगा? अगर नॉन मेटल और नॉन मेटल है सपोज, है ना, एक Cl है दूसरा भी Cl है, दोनों की टेंडेंसी क्या? इलेक्ट्रॉन गेन करने की. नॉन मेटल है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कोई डोनर नहीं है, देने वाला नहीं है, तो इनके पास लेने का भी ऑप्शन नहीं है. पर स्टेबल तो होना है, अनस्टेबल है, तो उसके लिए क्या करेंगे? दे विल शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स इक्वली. अगर इनके लुईस सिंबल बनाए तो कैसे बन जाएगा? कितने डॉट्स लगाऊं? 7. 1 2 3 4 5 6 7. बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है. इसके भी कितने हैं? 7. ये बन गए इनके लुईस सिंबल. ये बोलेगा 7 मेरे पास हैं, एक तू अपना शेयर कर ले, मैं भी अपना शेयर कर लूंगा, तू भी स्टेबल मैं भी स्टेबल. राइट. तो इसके 7 ऑलरेडी है, ये एक इससे शेयर करेगा. ऑक्टेट कंप्लीट दिख रहा है? 8 डॉट. ये बोलेगा मैंने शेयर किया है, तू भी कर, 7 मेरे है, एक तेरा हो जाएगा, तो मेरा ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा. दिस इज इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जब कंट्रीब्यूशन दोनों साइड से क्या हो? बराबर. अगर ऑक्सीजन होता तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो जाते, O2 बन जाता. अगर नाइट्रोजन होता, क्योंकि इसके पास 5 है, दूसरे के पास भी 5 है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते और कंपाउंड में, तो सॉरी, मॉलिक्यूल बन जाता N2. तो whenever there is equal sharing of electron, बॉन्ड कौन सा बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड. अगर सिंगल बॉन्ड है मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, डबल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर. आर यू गेटिंग दिस?
बेसिक रीजन कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है या बेसिक मैकेनिज्म, बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। जैसे आयनिक बन रहा है ट्रांसफर से, ये कैसे बनेगा, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। चार बॉन्ड पॉसिबल है उसके अलावा, वैसे नॉर्मली चार बॉन्ड, जैसे सिंगल बॉन्ड बन रहा है Cl2 H2 HCl H2O, डबल बॉन्ड बन रहा है CO2 में है, O2 में है, बहुत सारी जगह है, ट्रिपल बॉन्ड भी बहुत सारी जगह है। चार बॉन्ड रेयरली, बहुत कम C2 में बनता है, दैट इज कंडीशनल, है ना, डेल्टा बॉन्ड बन जाते हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। वैसे चार बॉन्ड क्यों, क्योंकि तीन ही एक्सिस है, मैंने कहा ना ये डायरेक्शनल बॉन्ड है, ओवरलैपिंग विल अकर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन पे हो गई, वाई पर हो गई, जेड पर हो गई, तीन बॉन्ड बन गए, चौथा डायरेक्शन का है, राइट तो वो सिचुएशनल है, वो कब होगा वो अपन आगे पढ़ेंगे, पर वैसे ओवरलैपिंग इज ऑलवेज डायरेक्शनल, एक पर्टिकुलर एक्सिस पर, एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पर ओवरलैपिंग होगी। क्या ये चीज क्लियर है सबको? ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। चलो एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं इसमें, लुईस स्ट्रक्चर्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। आज की सीपीपी इसी पर ही बेस्ड है। इलेक्ट्रोवेलेंट थ्योरी कब आई थी? 1916 में, है ना। ये वाले बॉन्ड का इंट्रोडक्शन कब हुआ? 1919 में, 3 साल बाद। लुईस था ना, याद है, कोसेल एंड लुईस का लुईस। इसके साथ किसने काम किया? लैंगमेयर ने। उसने बोला जरूरी थोड़े ना ट्रांसफर ही हो, सिर्फ ट्रांसफर से ही बॉन्ड बने, शेयरिंग से भी बन सकता है। इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड को बहुत सारी बुक्स में लुईस लैंगमेयर कंसेप्ट के नाम से भी लिखा हुआ है। तो लुईस ने ऑक्टेट रूल वाला वो बताया था, यस, इसने बोला ऑक्टेट कंप्लीट करने का एक और तरीका क्या है? शेयरिंग। वहां से कोवेलेंट बॉन्ड का इंट्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, जैसे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, वो हो जाती थी इलेक्ट्रोवेलेंसी। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो जाएंगे, ये हो जाएगी कोवेलेंसी, है ना। तो इसकी कोवेलेंसी कितनी आ रही है? 1। इसकी कितनी आ रही है? ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 2। इसकी कितनी आ रही है? 3। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड इज द कोवेलेंसी ऑफ दैट एटम। ठीक, अब लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? आप किसी भी मॉलिक्यूल का, आयन का क्या बना सकते हो? लुईस स्ट्रक्चर। इसमें आपको काम में आएंगे लुईस सिंबल्स, डॉट बनाने रहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने उतने। कुछ कुछ स्टेप्स हैं इसके, पहले स्टेप सुन लो, फिर एग्जाम्पल से अपन करेंगे, फिर सीपीपी करेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट, कैसे बनाना है? सबसे पहले यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो भी आपके पास स्पीशीज है, वो मॉलिक्यूल है या आयन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव, व्हाटएवर, आपको क्या कैलकुलेट करना है? उसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे सपोज आपको CO2 बोल दिया, तो CO2 में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करोगे? 6 + 8 + 8। 2 ऑक्सीजन एटम में 8 8, कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? सॉरी 4 4 + 6 + 6, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करोगे। अगर कोई आयन है, सपोज आपके पास पॉजिटिव आयन है यानी केटायन है, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है उस पर। नेगेटिव आयन है, कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज है उस पर। तो जब आप ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करोगे, अगर वो पॉजिटिव आयन हुआ तो जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना माइनस कर देना, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन तो वो लूज कर चुका है। अगर नेगेटिव आयन है तो उतना ऐड कर देना। तो सपोज आपको बोल दिया जाए कार्बोनेट आयन CO3 -, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करोगे? 4 + 6 × 3 + 2, क्योंकि इसने कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ली। तो इसके कितने हो जाएंगे? 4 + 6 × 3 + 2। अगर सपोज आपको बोल दिया जाए अमोनियम आयन NH4+, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ जाएंगे? इसमें कितने हैं? 5 प्लस हर एक हाइड्रोजन में 1, तो 4 × 1, और एक इसने टोटल इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो -1। तो अगर मॉलिक्यूल है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे टोटल करने के लिए।
अगर नेगेटिव आयन है तो जो भी चार्ज है वो प्लस करो, अगर पॉजिटिव आयन है तो जो भी चार्ज है वो माइनस कर दो। तो यहां से इस स्टेप के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करके आपको एक स्केलेटन बनाना है उस स्पीशीज का। स्केलेटन कैसे बनाना है कि सेंटर में कौन सा एटम होगा, सराउंडिंग में कौन से एटम्स होंगे। सेंटर में कोई ना कोई एक सेंट्रल एटम होगा और उसके आसपास बाकी सारे एटम्स होंगे। तो सेंट्रल एटम आपको डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करोगे? अपने अपने दिमाग से। फिर जिसका नंबर कम होगा, हाँ, जैसे सपोज HClO4 है, सपोज मैंने ये कंपाउंड दे दिया तुमको, अब तुम कैसे डिसाइड करोगे इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है? सेंट्रल एटम कौन सा है कैसे डिसाइड करोगे? क्या हाइड्रोजन का भी सेंट्रल एटम हो सकता है? क्योंकि उसकी वैलेंसी सिर्फ 1 है, वो तो एक ही बॉन्ड बना सकता है। क्या फ्लोरीन का भी सेंट्रल एटम हो सकता है? नहीं, उसकी भी वैलेंसी 1 है, वो कोई वेरिएबल वैलेंसी शो ही नहीं करता। तो कोई भी ऐसा एटम जो मोनोवेलेंट है वो सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। तो इसमें से ये ऑप्शन तो कट हो गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, ऑक्सीजन और क्लोरीन। तो विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो सेंट्रल एटम हो जाएगा। जिसकी सबसे ज्यादा वैलेंसी है, जो सबसे ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, वही तो सबको कनेक्ट कर पाएगा, वो सेंट्रल एटम हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से देख लो, क्लोरीन कैन एक्सपैंड इट्स वैलेंसी और वो 7 बॉन्ड तक जा सकता है। ऑक्सीजन वैलेंसी एक्सपैंड नहीं कर सकता। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, ऑक्सीजन की 3.5। तो या तो ये देख लो कि ज्यादा बॉन्ड कौन बना पा रहा है, वो सेंट्रल एटम हो जाएगा, या ये देख लो कौन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? यू हैव टू डिसाइड द सेंट्रल एटम। और सेंट्रल एटम कौन है? जिसकी वैलेंसी ज्यादा है या फिर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइड्रोजन, फ्लोरीन जैसे एटम्स कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। क्या ये स्टेप समझ में आ गया? अब आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लिए और आपने ये एक पिक्चर बना ली कि कैसे कैसे सेंटर में कौन होगा, आसपास कौन होंगे। अब आपको ये इलेक्ट्रॉन्स इन सब में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। लुईस स्ट्रक्चर का सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल एक ही है। लुईस स्ट्रक्चर है भाई, एक ही मुद्दा है, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए बस। अगर छोटा एटम है तो डुप्लेट कंप्लीट होगा, जैसे हाइड्रोजन है तो डुप्लेट कंप्लीट करेगा, और अगर बड़ा एटम है तो ऑक्टेट। उसको और कोई बात समझ में ही नहीं आती। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपने कैलकुलेट करे हैं, ये सारे एटम्स के बीच में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए कि या तो उनका डुप्लेट कंप्लीट हो या फिर उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो। ठीक, अगर ऑक्टेट एक एक बॉन्ड बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड बना दो, डबल बॉन्ड बना दो, ट्रिपल बॉन्ड बना दो, पर सबका ऑक्टेट और डुप्लेट क्या होना चाहिए? कंप्लीट। राइट? तो आप 4th स्टेप में क्या करोगे? यू विल डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन्स। आप सारे एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करोगे सच दैट क्या कंप्लीट हो? ऑक्टेट या फिर डुप्लेट। ठीक, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे CO2, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। CO2 में सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने। कितने आ गए? 4 + 6 + 6 कितने हुए? 16। यानी आपको 16 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। अब सेंट्रल एटम डिसाइड करना है, कौन होगा? कार्बन, लेस इलेक्ट्रो
नेगेटिव। तो कार्बन बीच में रखा, ऑक्सीजन कहीं भी रख सकते हो। लुईस स्ट्रक्चर में शेप के कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि भाई उसको वी शेप ही बनाना है या लीनियर ही बनाना है, ऐसा कुछ नहीं। तो आपने एक ऑक्सीजन इधर रखा, एक ऑक्सीजन इधर रख दिया। क्या करना है, इन 16 इलेक्ट्रॉन्स को इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट। ठीक, अब सबके बीच में एक एक बॉन्ड तो बनेगा ना, कम से कम एक बॉन्ड तो बनेगा। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बन गया। यहां पर हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बन गया। कितने हो गए 16 में से 4। अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। 1 2 3 4 और कर दो, 5 6 7 8, 16 में से 8 यूज कर लिए। अब क्या मैं तीसरा बॉन्ड बना सकती हूं? क्यों? क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन का नहीं हुआ, लेकिन कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इससे ज्यादा अब मैं इन दोनों में बॉन्ड नहीं बना सकती। लेकिन बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स तो हैं मेरे पास। 16 में से मैंने 8 ही यूज करे हैं। कितने बच गए? 8। अब जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो ऑक्सीजन है इनका ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। कैसे? कि लोन पेयर के फॉर्म में लग जाएंगे। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जो बॉन्ड बनाए वो तो बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड नहीं बनाए लेकिन वो क्या हो जाता है? लोन पेयर। अब तुम काउंट कर लो, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जितने भी एटम है सबका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। यानी सब स्टेबल है, अल्टीमेटली मॉलिक्यूल भी स्टेबल हो जाएगा। बॉन्ड बनाकर अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और लोन पेयर आ जाएंगे 2-2। क्या ये समझ में आ रहा है? तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करो, सेंट्रल एटम डिसाइड करो, फिर उन इलेक्ट्रॉन्स को उन एटम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करो। सबसे पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड तो सबके बीच में बनेगा, फिर भी इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड बना दो, और फिर भी इलेक्ट्रॉन बचते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड नहीं बन सकता तो लोन पेयर बना दो। लेकिन शर्त सिर्फ एक ही है कि ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर है? सीपीपी में प्रैक्टिस कर लें, निकालो। चलो एक बार CO3 का भी डिस्कस कर लेते ताकि तुम्हें आयन का भी आ जाए। बनाओ, कोशिश करो अपने आप। कार्बोनेट आयन का लुईस स्ट्रक्चर CO3 हाँ, कार्बोनेट आयन, इसका लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करो। CO3 कोशिश करो, गलत ही तो होगा, हद से और क्या होगा। बन गया? कॉपी में बना। सबसे पहला स्टेप क्या है? इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। कितने आ गए? 4 + 6 × 3 + 2, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। कितने हो गए? 24 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब कार्बन ऑक्सीजन में से सेंट्रल एटम कौन होगा? कार्बन। तो आपने कार्बन लिखा और कितने ऑक्सीजन लगाने? 3। तो एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया। सिंगल बॉन्ड तो होगा सबके बीच में, तो सिंगल बॉन्ड बना दो। यानी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। कार्बन एक और बॉन्ड बना सकता है क्योंकि उसका ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो किसी में भी एक और बॉन्ड बना दो, कहीं भी। तो यहां पर आपने एक और बॉन्ड बना दिया। अब कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और बॉन्ड नहीं बन सकता। अब क्या लगेंगे? लोन पेयर। ठीक, ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए,
लोन पेयर लगा दो, 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट। इसने 2 इलेक्ट्रॉन से ही अभी काम चला रखा है, तो 1 2 3 4 5 6। इसके पास भी सेम कंडीशन है, 1 2 3 4 5 6। काउंट करो, 24 हो गए ना। अब ये वाला जो और ये वाला जो ऑक्सीजन है, इन्होंने कम बॉन्ड बनाए ना। वैसे कितने बनाने होते हैं ऑक्सीजन को? 2, पर एक एक बॉन्ड इनका क्या बना? कम, यानी इन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज्यादा। तो इस पर भी माइनस चार्ज आ जाएगा और इस पर भी माइनस चार्ज आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? CO3 -। क्या ये पॉइंट आ रहा है समझ में? इनके पास जो 6 इलेक्ट्रॉन थे, इनको यूज कितने करने थे? 2 2, पर एक एक ही कर पाए कार्बन की वजह से। तो इन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज्यादा, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है सबको? चलो अमोनियम आयन बनाओ, NH4+। NH4+ अमोनियम आयन। बन गया। टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8। इसमें कितने हैं? 5 + 4 - 1, क्योंकि +1 का चार्ज है। आपको टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? 8। सेंटर में कौन होगा? हाइड्रोजन तो हो नहीं सकता, कोई ऑप्शन नहीं बचा, नाइट्रोजन को ही होना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन बीच में और 4 हाइड्रोजन लगाने हैं आपको। कैसे भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं ऐसे 1 2 3 4, ऐसे भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअल स्ट्रक्चर तो आगे आ जाएंगे। ठीक है, सबके बीच में एक एक बॉन्ड तो बनेगा, तो एक एक बॉन्ड बना दिया। कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करने थे? 8। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज तो रह ही गया। किस पर आएगा? नाइट्रोजन पर, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा उसने अपना लोन पेयर भी यूज कर लिया। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p3। आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास? 5। वैलेंसी नॉर्मल कैलकुलेट करें, 8 - 5 कितनी आती है? 3। कितने बॉन्ड बनाता है? 3। एक रहता है इस पर लोन पेयर, पर इस वाली स्पीशीज में उसने अपना लोन पेयर भी यूज कर लिया, तभी तो चौथा बॉन्ड बनाया। यानी इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? कम, इसलिए इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो अमोनियम में जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो किस पर आ रहा है? नाइट्रोजन पर। इसको अपन आगे भी पढ़ेंगे, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ये अपन आगे भी पढ़ेंगे। पर लुईस स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हुआ, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। क्लियर? अब निकालो CPP। करो फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन करो। सल्फेट आयन बनाओ, सल्फेट आयन। CPP मिली है? करो। सल्फर की वैलेंसी क्या होती है? 8। सल्फर ऑक्सीजन फैमिली को ही बिलोंग करता है ना, तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में है उतने ही सल्फर में होंगे, 6। पीरियोडिक टेबल मत भूलो, जिंदगी भर अब साथ चलेगी तुम्हारे। बेटा जिंदगी भर ही साथ चलेगी, कैसे नहीं लेकर जाओगे? ले जाना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे मैम हम जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, तो उसमें कहाँ हमारे पीरियोडिक टेबल काम में आएगी, है ना? पर आगे और बड़े होगे तुम,
शादी होगी, नहीं भी होगी तो भी कोई बात नहीं, बच्चे हो जाएंगे, उनको पढ़ाओगे केमिस्ट्री, उनको भी लर्न करवाओगे, तांगे पर उन पर नजर पड़ी, है ना। पीरियोडिक टेबल तो साथ में चलेगी। बना SO4 2-, ऐसा कोई जिससे नहीं बन पाया? अभी बुला रही हूं मैं आपको वरना बोर्ड पे बनाने के लिए, सच सच बोल दो। मैं बहुत कम क्वेश्चंस करती हूँ, मैंने सुना है बाकी क्लासेस में तुमसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं होता, झूठ बोल रहे हो तुम लोग। योगेश सर तो बहुत क्वेश्चन करते हैं। नहीं करते? करते हैं ना, कोई बात नहीं। अच्छा, ऐसा ऐसा अच्छा, किसी के भी? तो इसका आगे का स्टेटमेंट है कि आप भी मत लगाना। ये इसके आगे का स्टेटमेंट, आप भी, उन्होंने कभी नहीं लगाया, आप भी मत लगाना। चलो, SO4 2-, टेल मी ऑनेस्टली किससे नहीं बना? बिल्कुल नहीं चमक रहा कि क्या होना है। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, कोई हिचकिचाहट वाली बात नहीं है। नहीं बन रहा तो नहीं बन रहा, नहीं बना, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, पर बन नहीं पा रहा। और कोई? बाकी सबसे बन गया। सबसे पहला स्टेप क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट। स्टेप सेम है तो सल्फर में और ऑक्सीजन में बराबर है ना। 6 5 हो गया 30 +2 कितने हो गए? 32। आपको 32 इलेक्ट्रॉन्स इसमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, आपने गलत ले लिया होगा। सल्फर ऑक्सीजन सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं ना, दोनों में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। माइनस, हाँ, वो +2 करना पड़ेगा। अब सेंटर में कौन होगा? सल्फर। 4 ऑक्सीजन उसके आसपास डिस्ट्रीब्यूट कर दो जैसे तुम्हें लिखने हैं। सिंगल बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा, बना दो। अब सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ क्या? हो गया ना। बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या? क्या बनाएगा? बनेगा? आप बताओ, बताओ। लोन पेयर, डबल बॉन्ड, लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर कहां बनेगा? स्कोप कहां है? एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए। 8 सल्फर का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया। अब ऑक्सीजन के लोन पेयर लगा दूं? ऑक्सीजन पे लोन पेयर लगा दूं? अच्छा, लगा दो। कितने लगाऊं यहां पर? 6 6, चलो लगा दिए। कितने हो गए? चार्ज लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा। लीनियर कैसे? हाँ, सल्फर फिर ऑक्सीजन इस तरफ, दोनों तरफ। अच्छा, फिर एक और ऑक्सीजन इस तरफ। अब फिर क्या करूं? इनके बीच में बॉन्ड बना दूं। कितने? सिंगल। फिर और यहां पर और डबल बनाऊं? नहीं, नहीं बनेगा ऐसे। बनाया ना आप सबने? आंसर बताओ ना। आप आंसर बता रहे थे बी, कैसे निकाला बी?
आपने आंसर बताया था मुझे बी, कैसे निकाला बी? नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इन SO2, SO4 2 माइनस। हाँ, बॉन्ड पेयर 4 बनेंगे तो बॉन्ड पेयर 4 है, 1 2 3 4, और लोन पेयर कितने हैं? 12। तो आंसर कितना आ गया? 12 और 4। पर 2 माइनस कहां गया? सल्फर पे लगेगा 2 माइनस। सल्फ है वो तो दूसरे स्ट्रक्चर में तो ऑक्सीजन ऐसे लगता है ना। एक्चुअल तो ये है, क्योंकि सल्फर अपनी वैलेंसी क्या कर सकता है? एक्सपैंड, है ना। वैसे तो नॉर्मल वैलेंसी कितनी ऑक्सीजन की तरह? 2। नॉर्मल वैलेंसी ऑक्सीजन फैमिली की कितनी है? 2। तो सल्फर को एक्चुअल में बॉन्ड्स कितने बनाने चाहिए? 2। पर उसमें 3D, तो वो अपनी वैलेंसी एक्सपैंड कर सकता है। तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या, 2 ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? डबल बॉन्ड बनाता है, और एक एक सिंगल सिंगल इनके ऊपर चार्ज आ जाता है। ये दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर, ये एक्चुअल है। पर एक बात ध्यान में रखना, ये तुमसे ना क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसी की बात कर लेते हैं। वो पूछता है कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, कितने पाई बॉन्ड्स है लुईस स्ट्रक्चर में, या SO3 2 माइनस, या सिर्फ SO3 की बात कर लो। बहुत ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। SO3 के लुईस स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स है? वैसे SO3 कैसे बनाते हैं अपन? ऐसे, क्योंकि सल्फर अपनी वैलेंसी एक्सपैंड कर सकता है, 6 बॉन्ड तक जा सकता है, +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी चलती है। अब इसके अकॉर्डिंगली एक एक सिग्मा यानी 3 सिग्मा और एक एक पाई, कितने हो गए? 3 पाई। और ऑप्शन में ये होता है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा होता है इन इट्स लुईस स्ट्रक्चर, इन इट्स लुईस स्ट्रक्चर। तो लुईस स्ट्रक्चर में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। लुईस स्ट्रक्चर, और कैसे बनेगा इसका लुईस स्ट्रक्चर? ऐसे, इन पर आया माइनस, इस पर आया 2+, ओवरऑल न्यूट्रल। यही काम उसमें भी होगा, अभी बताती हूं। इन पर आया माइनस और इस पर आया, इसने 2 ज्यादा बॉन्ड बना लिए ना, इसने 2 ज्यादा बॉन्ड बना लिए, तो इस पर आ गया 2+, इन्होंने एक एक कम बॉन्ड बनाया तो इन पर आ गया माइनस माइनस, ओवरऑल तो न्यूट्रल हो गया। क्या ये पॉइंट आ रहा है समझ में? आप बताओ कितने सिग्मा कितना पाए? 3 सिग्मा 1 पाए। दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है इन द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ SO3। अगर सिर्फ लिखता है SO3 में कितने हैं तो अलग बात होती। वो कह रहा है लुईस स्ट्रक्चर, SO3 के लुईस स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा कितने पाए हैं, तो ये वाला आंसर आएगा। दोनों ऑप्शन में होंगे। अब यही काम अपन यहां पर करते हैं। सल्फर को 2 बॉन्ड बनाने होते हैं यूजुअल, पर उसने 4 बना लिए, 2 ज्यादा बना लिए, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। कितनी कम हो गई? इतनी कम हो गई। और इन सब ने एक एक कम बॉन्ड बनाया, इन सब ने एक एक बॉन्ड कम बनाया, तो माइनस 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 माइनस। अब बताओ टोटल कितना आ रहा है? -2। अब आ रहा है समझ में कैसे आया -2? सल्फर ने तो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बना दिया तो चार्ज पॉजिटिव आ गया। ऑक्सीजन ने अपनी कैपेसिटी से कम बनाया तो नेगेटिव चार्ज आया, -4 + 2, टोटल तो क्या रहेगा? -2। लेकिन बॉन्ड पेयर लोन पेयर पूछेगा तो काउंट करके बता दो, सिग्मा पाई पूछेगा तो देख के बता दो, सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है क्या है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? तो क्वेश्चन में अगर लुईस स्ट्रक्चर लिखा है तो उस हिसाब से आंसर करना। हाँ बेटा, सल्फर की यूजुअल नॉर्मल वैलेंसी तो 2 है ना। सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8 6। इसकी वैलेंसी कितनी है? बॉन्ड कितने बनाता है ये? कोवेलेंट बॉन्ड्स की कोवेलेंसी 2 है ना। कोवेलेंट बॉन्ड इसको 2 बनाने हैं, पर क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस में, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जो यूज कर सकता था पर यूजुअली नहीं करता। इसमें उसने क्या किया? इन सबको यूज कर लिया। तो कैपेसिटी 2 थी लेकिन बॉन्ड कितने बना लिए? 4।
तो अपनी कैपेसिटी से 2 ज्यादा बॉन्ड बनाए ना, इस पर खुद पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कम होगी। इसके लोन पेयर देखो है ही नहीं। अब लोन पेयर होते तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती, लोन पेयर नहीं है, चार्ज डेंसिटी हो गई कम, तो चार्ज आ गया पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव? जितने एक्स्ट्रा बॉन्ड्स बनाए, 2 एक्स्ट्रा बनाए तो 2+। ऑक्सीजन को ये भी यूज करना था पर उसने नहीं किया तो इस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा, तो माइनस का चार्ज। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है सबको? अब घर जाकर क्या करना है तुमको, अपनी ये सीपीपी करके लानी है नेक्स्ट क्लास में।